देखें जी, स्टार्ट करते ही हैं फिर हम लोग जो है, और देखते हैं भैया क्या कुछ बात बनता है। तो लास्ट जो है अपन ने वो क्वेश्चन किया था, राइट, ए स्क्वायर अगर ए है तो कुछ कुछ प्रूफ करना था रिंग के अंदर। देखो एक बार यार बताओ मेरे को, लास्ट वही किए थे या उसके बाद भी कुछ किए थे? तो ज़रा आगे देखें। अच्छा वो जो मैं, अरे यार वो प्रूफ मैं मांगूंगा आज, समझ गया मैं। रैशनल, जिसमें ए और बी इंटीजर थे और हमें ये दिखाना था कि वो इंटीग्रल डोमेन तो बनता है लेकिन फील्ड, हाँ फील्ड नहीं बनता है। मैं समझ गया बात। मैं आज लेता हूँ भैया से प्रूफ जो है इसका कि उसका ज़ीरो डिवीजर कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अभी देखो एक थ्योरम है और इस थ्योरम को पहले अपन लोग समझेंगे, फिर इसका प्रूफ देखना है। प्रूफ थोड़ा सा लेंदी है तो देखेंगे क्या कहता है। और थ्योरम तो है ही इम्पोर्टेंट। ये है जी क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन क्या, थ्योरम है। तो देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है और फिर इस पर चर्चा करना ही है। तो लास्ट क्लास में आप मुझे ना एक बात बताना, हमने ऐसा देखा था कि सारे फील्ड क्या इंटीग्रल डोमेन होते हैं? हाँ, फील्ड के अंदर कोई भी ज़ीरो डिवीजर एग्जिस्ट नहीं करता है, ऐसा हम देखे ही थे। तो विदाउट ज़ीरो डिवीजर रहता है फील्ड। अब वहाँ पे हमें ये डाउट था कि सारे इंटीग्रल डोमेन क्या फील्ड बनेंगे, और लास्ट क्लास में एक एग्जांपल भी देख लिया अपन ने, जो इंटीग्रल डोमेन तो था लेकिन फील्ड नहीं था। बात सही भी है, वो अंडर रूट वाला a प्लस बी रूट 2 वाला जो था, तो वो इंटीग्रल डोमेन तो था लेकिन फील्ड नहीं था। थ्योरम क्या कहता है? फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो अपना फील्ड है। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन ये अपना फील्ड है। तो सवाल है जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था, लाइक a प्लस बी रूट 2 की शक्ल में जो था, वो फाइनाइट था कि इनफाइनाइट था? इनफाइनाइट। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि उसमें इन्वॉल्व कौन था? इंटीजर। और हम जानते हैं कि सेट ऑफ इंटीजर फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट है, तो ऐसा हम लोग जानते ही हैं। तो हमने जो कल देखा था एग्जाम्पल, मतलब लास्ट क्लास में, उसमें जो इंटीग्रल डोमेन था वो इनफाइनाइट था, जिस वजह से वो फील्ड नहीं बन पाया। लेकिन अभी मार्केट में थ्योरम क्या आ गया है कि फाइनाइट अगर इंटीग्रल डोमेन है तो उसको फील्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब मुझे बता दो, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में कौन सा वो फैक्टर है जो इनको डिफरेंशिएट करवाता है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। बहुत बढ़िया, तो हमें मालूम है। अगर अपन ये शो करवा दें, देखो कि इंटीग्रल डोमेन के मेंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो क्या बात बन जाएगा? भाई आप लोगों ने खुद ही कहा कि आपका जो फील्ड है और जो इंटीग्रल डोमेन है, उन दोनों में डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कौन सा है? ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला। हाँ, ऐसा ही है कि भाई फील्ड में हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, इंटीग्रल डोमेन में ऐसा ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ नहीं कह सकते।
तो हमें ये मालूम है कि इंटीग्रल डोमेन तो वो है, बस अब हमें ये शो करवा देना है कि उसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और इतना शो करवाते ही तो हम तो चौड़ में आ जाएंगे, कहेंगे जी भैया अपना तो मामला हो गया सेट, अब तो ये इंटीग्रल डोमेन नहीं रहा, ये तो बाबूजी फील्ड बन गए हैं, क्योंकि हर एक का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो आओ कुछ ऐसा ही करेंगे अपन लोग और फिर प्रूफ देखते हैं। लेकिन ये जो बात हम लोग कर रहे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दिखा देंगे, सर ये एग्जिस्ट करता है किसके केस में? केवल फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन के केस में। इंटीग्रल डोमेन अगर इनफाइनाइट है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, वहाँ श्योरिटी नहीं ले सकते ना, जैसे लास्ट क्लास में देखे थे अपन, इंटीजर्स के केस में तो नहीं था, वहाँ तो फेल हो जा रहा था मामला। तो इसका देख लेते हैं जी प्रूफ। बात है ऐसी तो कुछ समझ आएगा मामला। बाकी अपन को शो क्या करवाना है वो अपन ने डिस्कस कर ही लिया है, बस अभी ये डिस्कस करवाना है कि अगर हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मिल जाए तो बात बन जाए। और रिंग मान के चल रहे हैं विदाउट जीरो डिवीजन है, मतलब इंटीग्रल डोमेन है, और तो क्या है। हैविंग n एलिमेंट्स, तो यहाँ भी भैया हमारे पास ये है n एलिमेंट्स हैं, a1 a2 से लेकर an। अच्छा, इंटीग्रल डोमेन में यूनिटी एलिमेंट होता है क्या? In order to prove that D is a field, we have to show that 1 belongs to D, basically such that 1 डॉट a, मतलब इसमें यह है कि आप का डेरिवेशन अगर ये आता है ना कि आप ये दिखाएं इंटीग्रल डोमेन फील्ड है, तो ये वाला जो अभी स्टेप करेंगे वो स्किप कर देना, और अगर ऊपर वाला आता है कि कॉम्यूटेटिव रंग है विदाउट जीरो डिवीजन है तो पूरा करना है, क्योंकि हम लोग समझ रहे हैं इंटीग्रल डोमेन और फील्ड में तो सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फ़र्क है, बट अगर रिंग कॉम्यूटेटिव है और फील्ड की बात करें तो क्या सीन बनता है, फिर वहाँ पर एक यूनिटी एलिमेंट भी ऐड हो जाता है ना। हाँ, तो अगर ऊपर वाली स्टेटमेंट आती है तो पूरी डेरिवेशन छापनी है, नीचे वाली आती है तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या कर देना है आपने, स्किप मार देना है। Also we should show that for every element B belongs to D, या कुछ भी ले लेते हैं, for every element A which is not is equals to belongs to D, there exists an element B। ये वाली बात बताना मेरे को, ये हजम होती है कि नहीं होती, that also belongs to D such that AB is 1 और BA is equals to 1। ये बात हजम होती है, पहले बताओ तो। वही बात कह रहा है कि देखो कॉम्यूटेटिव अगर रिंग है तो दो बातें शो करनी पड़ेंगी। पहली बात कि आपका यूनिटी एलिमेंट उसमें है, मतलब कोई यूनिटी एलिमेंट बन जा रहा है, ये चीज़।
और दूसरी बात ये है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट उठाओ, बोला ना फॉर एवरी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट उठाओगे रिंग से जो कि नॉन ज़ीरो है, और कंडीशन भी यही होता है कि हर नॉन ज़ीरो का इन्वर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ज़ीरो की हम बात ही नहीं करते। तो अगर वो नॉन ज़ीरो है तो ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करे जो उसका इन्वर्स बने। तो उसका प्रूफ देखना, प्रूफ बड़ा इसका मतलब चालाकी भरा काइंड ऑफ है, देखते हैं तो बात समझोगे। और इम्पॉर्टेंट तो है ही जो थ्योरम है ये, मतलब 15 नंबर में रखता है सर ये दम आने का। ये मैं भी आपसे करता हूँ इस पर चर्चा, और आप फिर मेरे को बताना। अब ना आप मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, ये प्रोडक्ट जो है इनको लेकर आप देखना प्रूफ बनेगा आगे, इनको कंसीडर करने का मतलब भी सिर्फ यही है। तो मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जैसे ए और A1 जो है, ये ए भी रिंग का ही कोई मेंबर था, A1 भी रिंग का ही कोई मेंबर था। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जब अपन लोग ये प्रोडक्ट लेंगे तो क्या ये भी रिंग का मेंबर ही बनेगा? हाँ, क्लोजर है ना। इसको केवल आप वो मतलब ए ही लिख लो ना तो सही रहेगा। वन, ये ऑटोमेटिकली 1 2 3 ऐसा चल रहा है। तो क्योंकि हम जानते हैं कि रिंग है तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो क्लोजर होना ही चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन है। तो ये सारे सदस्य भी अपने को रिंग के अंदर देखने को मिलेंगे, वही बात ये कह भी रहा है। अब वो कहता है कि ये देखिए सारे मेंबर अलग होंगे, मतलब डिस्टिंक्ट होंगे। इस बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? मतलब आपको लगता है कि ये डिस्टिंक्ट होंगे? अलग ही होंगे। अच्छा, हम एक बार को मान लेते हैं कि ये अलग नहीं है, सेम है, और फिर हम शो करवाएंगे कि ये अलग है, वाकई में सेम नहीं है। तो मान लेंगे लेट AAI इज इक्वल्स टू AAJ फॉर सम I एंड J दैट बिलोंग्स टू इंटीजर। ऐसा मान लेते हैं कि किसी I और J के लिए मेरे दो एलिमेंट जो हैं वो सेम आ गए। अब कंडीशन ये है कि दोनों एलिमेंट ये रिंग के ही थे। मैं आपसे ऐसे पूछ लूं कि अगर मेरा AAJ रिंग में था तो क्या मेरा माइनस ऑफ AAJ ये भी रिंग में होगा? बोलो। और होगा तो क्यों होगा? इन्वर्स, एडिटिव इन्वर्स, हाँ तो उसको होना ही पड़ेगा AAJ को। तो अब आगे देखते हैं, दोनों साइड ऑपरेट करवाते हैं। AAJ को AAI माइनस AAJ, ये हो जाएगा 0। मैं इसको ऐसा लिख लूं सर, कौन से लॉ की मदद से ऐसा लिख सकता हूं? डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग ये कह रहे थे कि हमारा रिंग जो है वो विदाउट जीरो डिवीजर है, ऐसा ही कह रहे थे कि रिंग जो है वो विदाउट जीरो डिवीजर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A जीरो हो नहीं सकता है और AI भी AJ के इक्वल, बोलो, नहीं होगा ना। AI और AJ इक्वल नहीं हो सकते। अगर मान लो विदाउट जीरो डिवीजन हम लोग बोल रहे हैं, अच्छा इसको ऐसे ले लो, हाँ, कि अगर AI, हाँ, विदाउट जीरो डिवीजन मतलब दोनों में से कोई एक जीरो रहा होगा।
अपन ने पहले ये माना हुआ है कि a नॉन ज़ीरो है, तो फिर ज़ीरो कौन हुआ होगा, a माइनस ये aj, तो यहाँ से ai किसके इक्वल आ गया होगा, aj। सही बात है, मैं उल्टा पड़ गया इसको। तो आपका ज़ीरो डिवीजन है नहीं, प्रोडक्ट ज़ीरो है, तो दोनों में से एक को ज़ीरो होना ही पड़ेगा, जो डेफिनेशन है ज़ीरो डिवीजन का उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ से ये आया कि ai और aj इक्वल हैं। तो सवाल ये है कि इफ़ ai इज इक्वल्स टू aj, तो ऐसी स्थिति में aai और aaj भी क्या होगा, इक्वल। जब आपने ai और aj इक्वल कर दिया तो ये कोई डिस्टिंक्ट मेंबर हैं दोनों या सेम ही मेंबर हैं, सेम ही है। इसका मतलब ग्रुप, मतलब ये जो सारे प्रोडक्ट हैं ये कैसे रहे होंगे, डिस्टिंक्ट। हाँ, तो हेंस ऑल द प्रोडक्ट या ऑल द मेंबर्स, समझ रहे हो ना ये बात को, आप लोग कैसे शो कर दे रहे हैं कि वो वाकई में डिस्टिंक्ट है। चलो जी, अब आगे देखते हैं। दोनों बराबर का मतलब है कि जैसे आपने i और j को इक्वल अलग अलग लिया था ना फॉर सम, ऐसा शुरू में, तो वो अलग अलग नहीं होंगे। मतलब a1 इज इक्वल्स टू a1, तो ये मेंबर सेम नहीं हो गए हरिकेश भैया, जो आप दो मेंबर ले रहे थे। मतलब इसको ऐसे, आप इसको ऐसे समझो कि हम ये मान के चल रहे थे दो अलग अलग मेंबर सेम है, बट अगर हम ऐसा मानते हैं तो लास्ट में हम इस नतीजे पे पहुंचे कि दो अलग अलग मेंबर जिनको हम समझ रहे थे कि अलग अलग हैं, वो एक्चुअल में दो मेंबर थे ही नहीं, वो हमने उसी मेंबर को घुमा के लिख दिया था अलग तरीके से, बस ऐसा सोच सकते हो आप। अगर ये मान लो इक्वल होता और ai और aj इक्वल ना आते, अब आपकी बात सही हो जाती कि आपने दो अलग अलग मेंबर लिए थे और वाकई में दोनों मेंबर इक्वल हैं। बट अगर ये ai और aj इक्वल आ जाते हैं, इसका सीधा मतलब ये है कि हम जो समझ रहे थे कि ये दोनों अलग मेंबर हैं, ये दो अलग मेंबर कभी थे ही नहीं, ये तो सेम ही मेंबर था, उसको मैंने दो तरीके से लिखा हुआ था, बस ऐसा। तो अभी कुछ हो रहा है हजम, लिटिल बिट। हाँ सेम, सही तो है। ये आप देखो दो मेंबर सेम कब है, जब आपका ai और aj सेम है, तो बात सही है कि कोई भी दो मेंबर तब इक्वल होंगे जब उनका ये वाला इक्वल था। आप देखो उस्ताद जी, मैं दोनों साइड a2 से ऑपरेशन ले लूं तो क्या सेम नहीं आएगा। डिस्टिंक्ट कब नहीं होते आप ये समझो, डिस्टिंक्ट ये तब नहीं होते जब ये दोनों अलग अलग होते लेकिन फिर भी मेंबर क्या आ जाते आपस में, इक्वल। तो हमारा मामला गड़बड़ हो जाता कि दो मेंबर डिस्टिंक्ट नहीं है। समझ रहे हो थोड़ा बहुत बात को सर? ये दोनों सेम हो जाने से मेंबर सेम आ जाए, इसका मतलब मेंबर डिस्टिंक्ट थे। इन दोनों के सेम होने पर ये दोनों अलग आ जाएं, इसका मतलब वाकई में दो अलग अलग मेंबर आपके सेम हैं, तो डिस्टिंक्ट नहीं है। ये थोड़ा सा है सर, थोड़ा कोशिश करो इसको समझने का तो आएगा। सो आप ये देखें यहां पर, अब ये बात बोल दूं मैं, मुझे बताना। सो वी कैन से वन ऑफ AA2 से लेके AAN इज इक्वल्स टू A1। ये वाली बात तो भाई पहले बताओ मेरे को, समझ आती है कि नहीं आती, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। हमने देखो क्या कहा, आपने अभी बताया सारे मेंबर डिस्टिंक्ट है, ये बात सही है सर। आप देखें थोड़ी देर पहले अपन कह रहे थे कि यहाँ पर जो A है अपना, A मतलब आपका बिलोंग करता है रिंग से,
इक्वल्स टू ए लिखना, इसको मतलब मैं ए ही लेके चल रहा हूँ तो ए ही लेके चलो, अभी क्यों बाद में कंफ्यूजन करना है अपने आप को। हमने कहा था कि ए बिलोंग करता है रिंग से, ठीक है जी। आपने कहा ये सारे जो प्रोडक्ट हैं ये रिंग के मेंबर हैं, आपने ऐसा ही कहा, ये बात भी सही है। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से, क्या ये ए इन्हीं में से कोई एक नहीं रहा होगा? सोचो। हाँ, ए किसका मेंबर है? आप कह रहे हो रिंग का मेंबर है, और ये सारे भी किसके मेंबर हैं? रिंग के मेंबर हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्या ए इन्हीं में से किसी एक के इक्वल रहा होगा ना? तो यहां लिखेंगे लेट देयर एग्जिस्ट C that belongs to D such that AC is equals to A is equals to CA। ऐसा बोल दूं तो जमेगा सर? देखो मैंने क्या कहा कि A इन्हीं में से किसी एक के इक्वल है, तो मान लेता हूं कोई C एक और रहा होगा सर, जैसे यहाँ A1 A2 A3 ऐसे लिए हैं, तो ऐसा मान लिया अपन ने कोई C रहा होगा, C भी किसी A1 A2 A3 के इक्वल होगा, उसको मैं A के साथ प्रोडक्ट करवाऊं तो मेरा A आना चाहिए। या आप C की जगह पे इन्हीं में से कोई उठा सकते हो, A2 ले लो, A3 ले लो, A4 ले लो, जो भी आपको अच्छा लगे आपकी इच्छा से। तो उस पर अपन बोल सकते हैं ACA होगा। फिर आप कहोगे ACA है तो CA क्यों A है? तो CA इसलिए A है प्यारे प्यारे लोगो, रिंग कैसा है? कॉम्यूटेटिव। हाँ, कि अगर ACA है तो फिर CA को भी A ही होना पड़ेगा, रिंग तो कॉम्यूटेटिव है। तो आप ये देखें हमने क्या किया, हमने इसी में से कोई प्रोडक्ट उठाया, और वो प्रोडक्ट कैसा है? वो प्रोडक्ट है AC की शक्ल का। AC मतलब मान लो ना आप ये रहा होगा सर AC, तो C आपका A2 होगा, और आपको मतलब इस पे ऐसा हजम नहीं होता है तो मत लो C, आप A2 ले लो, A3 ले लो, A4 ले लो, कुछ भी ले लो, मैं तो कह रहा हूँ उन दो का प्रोडक्ट A के इक्वल होगा, और AC इक्वल है तो CA भी होगा, क्योंकि रिंग कैसा है? कॉम्यूटेटिव। अब देखो यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर सीन ये है दैट वी हैव टू शो दैट दिस C इज नथिंग बट द आइडेंटिटी ऑफ द रिंग। आइडेंटिटी मतलब यूनिटी एलिमेंट। आप मुझे बताएं, क्या ये देखने मात्र से ये कह देना कि C आइडेंटिटी है या C यूनिटी है, ये जायज होगा? सोचो। हाँ, जरूरी नहीं है सर, देखो जरूरी नहीं है, हो सकता है 2 into 3 A मतलब A रहा हो, बिल्कुल पॉसिबल है ना ऐसा। तो मतलब बात तो है कि C आएगा देखो यूनिटी, लेकिन जब हम लोग ऐसे इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं ना, हमने क्या किया है, हमने किसी प्रोडक्ट को A के इक्वल लिया है, एंड वी आर नॉट श्योर कि C यूनिटी बनेगा कि नहीं बनेगा। फॉर सेफ्टी पर्पस हम लोग क्या करते हैं, कोई एक और एलिमेंट उठाएंगे रिंग से, मान लेते हैं X, और अगर मैं अब ये शो करवा दूं कि X डॉट C भी X है, तो अब हम श्योर नहीं हो जाएंगे कि C वाकई में यूनिटी रहा होगा। देखो यहां पर हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि A जो है किसी प्रोडक्ट के इक्वल है, तो बात ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से मुझे पता लग रहा है कि C यूनिटी बनेगा, लेकिन क्योंकि हमने अज्यूम किया है ना A इसके इक्वल है, तो अभी इसको ऐसा हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते हैं। कंफर्म कब करेंगे कि C वाकई में यूनिटी है? आप कोई और मेंबर लेंगे रिंग का और उसको C के साथ ऑपरेट करवाएंगे, जैसे X ले लिया लेट से, और X को अगर मैं C के साथ ऑपरेट करवाने पे वापस X पाता हूं, तो अब मैं कह सकता हूं कि मेरा C वाकई में क्या रहा है? रिंग का यूनिटी एलिमेंट। समझ रहे हैं सर बात को आप? तो देखते हैं, बड़ा मतलब है घातक सा प्रूफ इसका, तो थोड़ा ध्यान से ही समझना। मतलब मॉडर्न एक बारी में समझ आ रही है ना, ये भी अपने आप में बड़ी ही बात है, वरना एक बार में। हाँ हाँ, बट यहाँ अभी अपन जैसे मतलब रिसर्च करते हुए आ रहे काइंड ऑफ, और फिर हमने अज्यूम भी किया है, तो इस स्टेप को देख के सीधा बोल देना ठीक बात नहीं है।
सी को हम लोग वेरीफाई करेंगे, सी को अगर हम किसी और मेंबर के साथ ऑपरेट करवाएं और तब भी आंसर वही आता है, मान लो एक्स के साथ ऑपरेट करवाए एक्स आ गया, देन वी आर डैम श्योर कि सी अपना यूनिटी एलिमेंट है। तो देखते हैं आगे अब ये कैसे शो करवाएंगे। तो यहाँ पर है नाउ वी गोना शो, मतलब अब हम लोग बिल्कुल रेडी हैं ये शो करवाने के लिए। नाउ वी गोना शो दैट सी इज द यूनिटी एलिमेंट। यूनिटी एलिमेंट मतलब वही वन है, सी बेसिकली आपका यूनिटी है या आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो लेट y बी एनी एलिमेंट ऑफ D, रिंग का ही कोई मेंबर उठा लिया है सर, y जो है, देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x। अब ये चीज़ मुझे बताना ज़रा हजम होती है कि नहीं होती। एन एलिमेंट x दैट ऑल्सो बिलोंग्स टू D सच दैट, इतना छापो पहले फिर मैं आगे लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ चीज़ें। हाँ, अगर इंटीग्रल डोमेन आता है तो ये पार्ट पूरा आप स्किप कर सकते हो। चीज़ बढ़िया है रिंग, लेकिन आप ये सोचो ये बनाने वाले ने क्या ही सोचा होगा, सब कुछ हवा हवा में ही बना दिया। तो हायर मैथमेटिक्स है वो तो चलो ठीक है बात, लेकिन कम से कम आदमी विजुअलाइज तो कर पाए, ऐसा तो बनाए हायर मैथमेटिक्स। इतना थ्योरी भर देते हैं। हाँ डिप्रेशन तो नहीं, मतलब सोचा है बहुत कलाकारी तरीके से सोचा है, बात ये है, सोचा भी कोई ऐसे वैसे तरीके से नहीं है। टोपोलॉजी में तो डिफ़िकल्ट है, बात सही भी है आपकी। टोपोलॉजी समझ लो वो मैट्रिक स्पेस इसका भी चाचा है। फंक्शनल एनालिसिस ले लो आप, वो भी इन्हीं का ही रिश्तेदार है। मैं तो सोचता हूँ यार, मॉडर्न का टोपोलॉजी नहीं, उसका तो नहीं सुने। हम्म हम्म अरे ये जब खाली बैठा रहता आदमी तो यही सब करता है, फिर बोले क्या करे। भारत का युवा इंस्टाग्राम देखता है और वो लोग ये सब चीज़ें देखते हैं जब खाली बैठते हैं कि यस बताओ। तो अब वो ये ऐसा ही आदमी होगा ना, वो जब खाली बैठता होगा वो इंस्टाग्राम नहीं चलाता होगा। वो अपना मगन रहता होगा भक्ति भाव में। बताओ कि अब साइंटिस्ट बनेंगे, बोले टेस्ला छोटी चीज़ है अपने लिए। हाँ
देखें जी, हाँ है, अब उनका ये होगा कि कुछ कंट्रीब्यूट करना है इस डोमेन को। किस फील्ड में है ये? अच्छा अच्छा। हम्म बताओ। बोला रखो भाई। सही है वो। बात वही है कि मोटिवेशन सबका अलग अलग है। तो देखते हैं। कहता है जी हमने y कोई एलिमेंट लिया, किससे लिया सर? रिंग से ही लिया। आप देखें, कह रहा है कोई x ऐसा एग्जिस्ट ज़रूर करेगा। अब वही वाली बात है कि y अगर रिंग से है, इन्हीं में से a2 a3 an में से कोई x रहा होगा, और y को मैं कैसे रिप्रेजेंट करवा सकता हूँ? प्रोडक्ट ऑफ a एंड x। ये बात होता है हजम? ये हमारे प्रोडक्ट थे ना, a1 a2, मतलब आप ये मान लो a1 a2 a3 में से कोई एलिमेंट x रहा होगा, और फिर y भी क्योंकि रिंग का ही मेंबर है तो फिर y उसके इक्वल होगा, और कॉम्यूटेटिव है तो वो x a ये भी होगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अभी जो है ये कोशिश करवाने का, मतलब प्रूफ करवाने का कोशिश करेंगे कि c अपना कैसा है सर? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं y के साथ c का ऑपरेशन लूँगा, और y के साथ c का ऑपरेशन लेने से वापस से y आ जाए तो बात हजम हो जाएगा कि c वाकई में मेरा यूनिटी एलिमेंट है। तो ऑपरेट करवाते हैं। देखो c डॉट वाई इधर हो जाएगा c a x। मेरा सर कहना ये है कि सारे ये रिंग के मेंबर हैं, और रिंग मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्या एसोसिएटिविटी को होल्ड करता है? कह दो ना करता है। और करता है तो ब्रैकेट शिफ्ट करवा दूं मैं यहां पर, ये बात जमेगा आप लोगों को। बाय एसोसिएटिविटी। तो भैया दुनिया में लोग बहुत तरह के हैं, कई मतलब वही हैं, बिल्कुल लीन हो जाते हैं अपने सब्जेक्ट में। और तो देखें, आप मुझे बताएं सर, ये जो सी ए है, सी ए को क्या लिख सकता है अपन लोग? ए लिख सकता है, ये चलेगा? तो क्योंकि मेरा सी ए जो है वो ए था। अच्छा, ये जो ए एक्स है, ए एक्स किसके इक्वल है? वाई। तो अभी हम लोग बोल सकते हैं कि सी अपना क्या रहा होगा? यूनिटी एलिमेंट। Hence C is the unity element of the ring. अब हम शो करवाएंगे कि सर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो छोटा सा ही है और काम बन जाएगा, 2 लाइन का ही प्रूफ है इसका। तो नाउ C belongs to D आप अब ज़रा ये चीज़ बताना, ये भी बात सही होगी? ये ज़रा बताओ, फिर उसके बाद देखो कार्रवाई कर दें अपन लोग। अपन ने क्या कहा कि C क्योंकि मेरा अभी तो रिंग में आ गया है, यूनिटी एलिमेंट है, और C अपन लोग उठाए रिंग से ही थे। देखो देयर एग्जिस्ट C दैट बिलोंग्स टू रिंग।
तो C अगर रिंग से बिलोंग करता है तो C भी इन्हीं में से किसी प्रोडक्ट के इक्वल रहा होगा, ये बात मानते हो? तो मान लेते हैं ये AA2 के इक्वल होगा, किसी के भी इक्वल होगा, AA2 मान लिया अपन ने। अगर AA2 C के इक्वल है और जहां पर C अपना यूनिटी एलिमेंट है, तो अभी मैं बोल सकता हूं इनवर्स ऑफ A इज A2 एंड इनवर्स ऑफ A2 इज A। ये बात सोचो, A का इनवर्स A2 है। सर A कैसा था? नॉन जीरो। तो क्या कह रहे हो जी, नॉन जीरो का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया? तो फिर श्रद्धा ऐसे MSc का तो मतलब कोचिंग वगैरह नहीं मिलता होगा, कि मिलता है उसका मैथ्स का? क्यों? अच्छा, रिसर्च तो बढ़िया है अगर आपका मन था तो MSc में बच्चों को दिक्कत आता है ऐसे? मेरे को तो नहीं लगता कि दिक्कत आता होगा।